हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है गुप्तकाल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्तकाल को। गुप्तकाल में जितनी भी पर्सनैलिटी हैं, जिसमें आपका श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विस्तार पूर्वक हम जानेंगे इन सभी पर्सनालिटी या फिर इन सभी शासक से संबंधित और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को, जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो गाइज, जितने भी हमारे एक्टिव लर्नर हैं, जितने भी हमारे एक्टिव स्टूडेंट हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस बुक को आप ओपन कर लीजिएगा फटाफट से। आपकी बुक में ये है आपका पेज नंबर 35। इस पेज नंबर को आप लोग फटाफट ओपन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आज अंडरलाइन करवाए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी फैक्ट को अंडरलाइन करिए। अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो इस बुक को या तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको एक लिंक, उस लिंक के माध्यम से आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। और हाँ दोस्तों, ना तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, ना ही शेयर करना है कहीं, ना ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। अगर लगता है कि ये वीडियो डिज़र्व करता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के, तभी करिएगा, अदरवाइज़ नहीं करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर गुप्तकाल। ओपन कर लीजिए पेज नंबर 35। यहाँ आपको मिलेगा गुप्त साम्राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस तरह से हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में, ठीक है, प्रयाग के निकट एक स्थान है आपका कौशाम्बी, यहाँ पर इसकी नींव रखी गई। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो याद रखिएगा, कौशाम्बी और तीसरी सदी का अंत, इसको आप लिख लीजिए सी बुक के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार गुप्त साम्राज्य की नींव किस स्थान पर रखी गई थी। तो ये था आपका प्रयाग के निकट कौशाम्बी। इस बुक में नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी एडिशनल फैक्ट आपके बन सकते हैं वो हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे साथ साथ, और इस बुक को भी हाईलाइट करवाएंगे। अगर हम बात करेंगे मौर्य काल के पतन के बाद में एक लंबे समय तक काफ़ी सारे शासक हमारी भूमि पर आए, हमारे भारत के अंदर आए, लूट खसोट करी, अपना उल्लू सीधा करा और यहाँ से चले गए। लेकिन एक लंबे समय के बाद में एक वंश, नया वंश यहाँ पर आया। इस साम्राज्य को, मतलब कि गुप्त साम्राज्य जब यहाँ पे आया, तो यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों का नेचर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति इनको काफ़ी अच्छी लगी गुप्त साम्राज्य को। तो इन्होंने यहीं पर बसने का डिसाइड किया, और उसके बाद में इन्होंने हमारा आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में क्या करी, हमारी उन्नति के मार्ग को मजबूत किया, प्रशस्त किया। और इसलिए भारतीय इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने हमारे भारत के क्षेत्र पर काफ़ी सारी उन्नति करी, इसलिए इस काल को हम स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल के संज्ञा के नाम से या फिर उपनाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका गुप्त साम्राज्य। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो संस्थापक है गुप्त वंश का, वो है आपका श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको आपके रियल एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें आपका श्रीगुप्त भी होता है और चंद्रगुप्त प्रथम भी होता है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ये फैक्ट ध्यान रखना। अगर बात करेगा सिंपल संस्थापक कौन था, तो आप टिक मारेंगे अपने एग्जाम में श्रीगुप्त को लेकर के। अगर ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन, तो अगर आपको दिया होता है वास्तविक संस्थापक, तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। आप चाहो तो यहाँ पे स्टार करके लिख सकते हैं, वास्तविक संस्थापक इक्वल टू में चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया। क्योंकि वास्तविक रूप से गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का जो एरिया विस्तार किया, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो शासक था, सबसे माइनर, सबसे पावरफुल, जिसने सबसे अधिक उपनिवेश अपने स्थापित करे गुप्त वंश के नाम पर, तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वंश की स्थापना करना और वंश का विकास करना, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, समझ जाना। जो विकास करेगा वही क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अधिक। तो सिंपल सा इतिहास के पन्नों में यही फंडा है। अगर हम बात करेंगे, श्रीगुप्त को दो उपाधि प्राप्त है, एक है आपके आदिराज और एक है महाराज। इस बात का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, तो इस बात का उल्लेख हमको मिलता है क्या, पूना ताम्र पत्र अभिलेख में। फटाफट इसको कर लीजिएगा अंडरलाइन। अगला जो हमारा शासक था गुप्त काल का, वो था आपका घटोत्कच गुप्त। इसका शासनकाल 280 से लेकर के
19 ईस्वी तक था और यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त के बाद में कौन सा शासक आया था, तो वो आया था आपका घटोत्कच गुप्त। उसके बाद में जो आपका आया था वो आया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का पहला प्रसिद्ध राजा माना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध राजा माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उसने लिच्छवी की एक राजकुमारी है जिनका नाम है आपका कुमार देवी, इससे विवाह किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनका नाम है कुमार देवी। याद रखिएगा, कुमार देवी से उन्होंने क्या करा, विवाह किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 और 320 में एक गुप्त संवत की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? गुप्त संवत की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा ऊपर एक स्टार लगाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए और यहाँ पे आप लिखिएगा कि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इस चीज़ को आप लिखिएगा, याद रखना श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण करी थी वो क्या थी? आदिराज या फिर महाराज। लेकिन यहाँ पे जो उपाधि की हम बात कर रहे हैं वो है आपका महाराज अधिराज। राइट, चलिए आई होप सो आप लोग इन सभी पॉइंट को अपनी बुक में अंडरलाइन कर रहे होंगे। अगर ये बुक आपके पास में नहीं है तो बुक को मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा। अगर मार्केट बहुत दूर है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बुक बाय नहीं करनी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है, तो आप इन सभी पॉइंट को पेन डाउन करके भी अपने नोट्स यहाँ अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? पुत्र था। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के विषय में जो हमको सबसे पहली बार जानकारी प्राप्त हुई है वो हुई थी हमको हरिश्चंद्र के द्वारा रचित एक प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा हमको ये मालूम चला कि समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? पुत्र था। डन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे कि समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा गया, मतलब कि 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, इसका फीचर क्या था भाई? ये गया था अपने बाप के ऊपर, ठीक है, अपने पिताजी के ऊपर। पिताजी ने भी बहुत सारे नेक काम करे थे ना, तो वैसे ही क्या करा इसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चल करके इसने भी 100 युद्धों को क्या करा, इसने जीता था। इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? समरसत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि आखिरकार समरसत की उपाधि गुप्त काल की कौन से शासक को प्राप्त थी, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। इसलिए डॉक्टर VVA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये था आपका क्या? समुद्रगुप्त। डन, चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर कि आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, आर्यवर्त में उसने 9 राजाओं को हराया था और समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचारक मतलब कि अपना सेवक बनाया था। तो अगर हम बात करेंगे कि स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निर्वत होने पर अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट नहीं करने, बस जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं यही केवल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, तो इनका नाम है दत्त देवी। क्या नाम है? दत्त देवी। और समुद्रगुप्त को कविराज मतलब कि कई कविताओं का रचयिता भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या था? कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? कविराज। सो आगे हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते भी दिखाया गया है। मतलब कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने आप को स्वयं के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया है, तो वो है आपका समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। तो कहने का अर्थ ये कि ये संगीत का प्रेमी भी था और ये कविताएं भी बहुत लिखता था। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त करी थी। तो इसकी हेल्प से श्रीलंका में
जो राजा हैं मेघवर्धन वर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक मंदिर बनाने की परमिशन ली और इसका परमिशन मिल गई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसके काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी। कौन कौन सी? एक थी आपकी गरुड़, एक थी आपकी अश्वमेघ, एक है आपका धनुर्धर और एक आपका व्याघ्रहंता, परशु और वीणा सारण। इस प्रकार की इसने मुद्राओं को मार्केट में लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रामगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में रामगुप्त शासक बना, जो एक कमज़ोर शासक था। ठीक है, रामगुप्त कौन था? एक कमज़ोर शासक था। तो इसके बारे में ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आप ध्यान रखना कि किसके बाद कौन आया था। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? ये आया था रामगुप्त। आप छोटी सी इसकी कहानी पढ़ सकते हो कि क्या क्या हुआ आखिरकार, किस तरह से इसकी हत्या हुई, कौन उसके बाद शासक बना। अब हम बात करते हैं आगे, अगली पर्सनैलिटी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्त देवी का ही पुत्र था और उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इसे सांची के अभिलेख में देवराज और परवरसेन के अभिलेख में इसको देवगुप्त की उपाधि दी गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करी। देखिए सबसे अधिक जो फेमस उपाधि है, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे हमारा शौर्य चक्र होता है, मरणोपरांत वीरता के क्षेत्र में जो मिलने वाला जो हमारा रत्न होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है परमवीर चक्र, है ना। और अगर हम बात करेंगे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो होता है भारत रत्न। वैसे ही इतिहास के पन्नों में जो शासक होते थे उसके जो सर्वश्रेष्ठ पद होते थे उसको हम बोलते थे क्या? विक्रमादित्य। और भारतीय इतिहास के पन्नों में कुल 14 शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई है अब तक। सो अगर हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि महरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन मिलता है और जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भी आपको ध्यान रखना है, 380 से लेकर के 412, कुछ बुक में इसको 415 भी दिया गया है। तो यहाँ तक इसका क्या था? शासनकाल था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को क्या करा था? पराजित किया था, बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया था। और जो इसको गुप्त काल को जो आपका स्वर्ण काल दिया गया है ना, स्वर्ण काल की जो संख्या दी गई है वो इसी पर्सनैलिटी की वजह से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि उसके शासनकाल में प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी डेडिकेटेड इसी के काल को जाना जाता है और इसी के नाम पे पूरे वंशों का क्या हो गया? नाम रोशन हो गया। जो आप लोग पढ़ते हैं ना अपनी बुक में, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में कि हाँ भी बताइए कि आखिरकार स्वर्ण काल का युग कौन सा युग था, तो आप बोलते हैं गुप्त साम्राज्य। लेकिन गुप्त साम्राज्य में किस पर्सनैलिटी के काल को हमने डेडिकेटेड स्वर्ण युग कहा है, तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। डन। तो समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया और उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी मार्केट में लॉन्च करे, मतलब कि चांदी के सिक्के इसने चलाए। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र और उसने एक सेकंड राजधानी भी बनाई जिसका नाम दिया गया कि जिसका नाम क्या था? उसका नाम था उज्जैन। ठीक है, उज्जैनी या फिर उज्जैन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री कौन था? फयान इंडिया में आया था। कब आया था? 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे। 9 रत्नों के नाम आपके सामने मेंशन किए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट आपको करना है हाईलाइट कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बना करके कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अगला पॉइंट है हमारे सामने जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल 415 से लेकर के 455 तक के बीच में है और इसका उल्लेख जो हमको मिलता है ये मिलता है मंदसौर अभिलेख के अंदर। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? वो इसी पर्सनैलिटी ने कराई थी। लेकिन इस विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया, सारे उपन्यास को जला दिया और उसका शासनकाल 40 वर्ष तक का था जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा।
अगली पर्सनैलिटी है हमारी क्या, स्कंदगुप्त। ध्यान से पढ़िएगा कि इसने कर्म आदित्य की उपाधि धारण करी थी, मतलब कर्मादित्य की उपाधि धारण किसने करी थी, तो ये करी थी स्कंदगुप्त ने। और इस स्कंदगुप्त के अंदर ही स्कंदगुप्त का एक आपका भीतरी अभिलेख है जो स्थित है आपका गाजीपुर में। इसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि इसने हूणों द्वारा आक्रमण हुआ, जिसमें ये क्या हुआ, विजय हुआ। अगर हम बात करेंगे हूणों के आक्रमण का उल्लेख आखिरकार कौन से अभिलेख के अंतर्गत मिलता है, तो ये आपका है भीतरी अभिलेख, और कहाँ पे स्थित है, गाजीपुर के अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम ये शासक कौन था, तो वो था आपका विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति के बारे में थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि पेट क्या होता है, ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्रामिक क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेट ये ग्राम समूह की एक छोटी सी इकाई होती है, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं पेट। उसके बाद ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता है, जिसका ग्रामिक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता है, और अन्य जो मेंबर होते हैं वो कहलाते हैं क्या, महत्तर। क्या कहते हैं इसको, महत्तर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, गोप्ता यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है। और समुद्रगुप्त के कुछ उत्तराधिकारी हैं, जिसमें आपका क्या है, कुमार मात्य। ये कौन है, ये दोस्तों गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को किस नाम से पुकारते हैं, तो ये पुकारते हैं कुमार मात्य। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ पद अधिकारी हैं। पहला पद क्या था आपका, उपरेख। ये कौन होता है, ये होता है प्रांत का राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दोस्तों महाप्रतिहार, इसको बोलते हैं मुख्य दैवरेख। और सैन्य संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेना का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता था, वो होता था सम्राट। और सम्राट के बूढ़े होने पर, वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता कौन करता था, वो करता था युवराज। कौन करता था, युवराज। अगर हम बात करेंगे सामाजिक जीवन, तो गुप्त युग में भारतीय समाज चार वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और गुप्त काल में शूद्र की स्थिति में सुधार हुआ था, और उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का भी अधिकार था। एक्चुअली पता इतिहास के पन्नों में रामायण सुनना पाप समझते थे, ये अलाउ नहीं था हर चीज़ को सुनना, लेकिन इस काल में ये सब चीज़ें भी अलाउ हुई। मतलब काफ़ी सारे लोगों को क्या मिले, डिस्काउंट मिलने लगे चीज़ों में, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। एक विवाह की प्रथा यहाँ पर नहीं थी, गुप्त शासक में बहुविवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमार गुप्त फर्स्ट के अनेक पत्नियों का उल्लेख भी हमको मिलता है। समाज में सती प्रथा भी थी, ठीक है। सती प्रथा क्या होती है कि जब भी किसी भी लेडीज़ का कोई अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसके चिता के ऊपर ही जिंदा जलाया जाता है। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखने की, दुनिया का सबसे बड़ा पेन कौन सा होता है, तो किसी भी बॉडी का जिंदा जलना दुनिया का सबसे बड़ा पेन माना जाता है, ठीक है, मेडिकल टर्म के अंदर। और जो सेकेंड पेन माना जाता है वो दुनिया का, वो है आपका लेबर पेन, ठीक है। चलिए, डरना नहीं है इससे, ये एक नेचुरल, ठीक है। चलिए अब समझ जाएंगे आप लोग, बाकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस मैटर में फ़िलहाल, क्योंकि ये क्लास का टॉपिक भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी में ना टच कर जाए। आगे हम बात करते हैं कि समाज में सती प्रथा में प्रचलित थी, और इसका उल्लेख सबसे पहली बार याद रखना कि सेनानी गोपराज की पत्नी उसके साथ चिता पर जल गई थी। पहली बार सती प्रथा का जो हमको उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोपराज के माध्यम से, जब गोपराज का देहांत हो गया, उसकी पत्नी को उसके ऊपर रख करके जलाया गया, ठीक है। इसका उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख के अंदर। पहले सती प्रथा थी या फिर नहीं थी, इसका सबसे पहला साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, ये मिलता है एरण अभिलेख के अंदर। आगे हम बात करते हैं समाज में वैश्यावर्ती का अस्तित्व था, और वैश्याओं को क्या कहा जाता था, इनको हम बोलते थे गणिका। क्या कहते थे, गणिका। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन। यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, तो यहाँ का गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, और इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की यहाँ पर पूजा होती थी। ब्रह्मा का मतलब क्या है, सृजन करने वाला। विष्णु का मतलब क्या है, पालन करने वाला। और महेश का मतलब क्या है, संहार करने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है, और गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी क्या था, यही था गरुड़। आगे बात करते हैं
गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है और गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आर्थिक जीवन भूमि, इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहला आपका है क्षेत्र भूमि, मतलब कि कृषि योग्य भूमि को हम क्या कहते थे, क्षेत्र भूमि। एक थी आपकी वास्तु भूमि जिसमें लोग रहते थे, निवास करते थे, रहने करने योग्य भूमि। नेक्स्ट है आपकी खिल भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसको हम बोलते हैं खिल भूमि। ये सभी टर्म, ये सभी शब्द आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। गुप्त काल की वह भूमि जो भूमि जोतने योग्य नहीं थी उसे किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा खिल भूमि। आगे बात करते हैं कर व्यवस्था। ठीक है, कर व्यवस्था, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और कर 1/4 से लेकर के 1/6 तक मिलता है। गुप्तकालीन कुछ शब्दावली है जिसको हम बोलते हैं भाग। ठीक है, एक टर्म है आपकी भाग। भाग का अर्थ क्या होता है कि राज्य को भूमि उत्पादन करने से प्राप्त होने वाला जो हिस्सा होता है, जो रिवेन्यू हम कह सकते हैं, जो प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, भाग। और एक आपका होता है भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला जो टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, भोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिनार। दिनार क्या होती है, स्वर्ण मुद्राएं। एक है आपका अग्रहार, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं गुप्त काल में अग्रहार। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अग्रहार। नेक्स्ट पॉइंट बस आपको ये करना है हाईलाइट कि इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे। एक था आपका निगम, पुग, गण और श्रेणी। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट करना है अंडरलाइन कि जो आपका श्रेणी होता है, ठीक है, श्रेणी के प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ज्येष्ठक। इसको भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा अपनी बुक में। सो अगर हम बात करेंगे सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सो अब आप आएंगे यहाँ पर कि गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति किस प्रकार की थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में अपनी पृथ्वी को, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया और इसकी परिधि को, मतलब कि उसकी परिधि का सही अनुमान भी लगाया। परिधि क्या होती है, पेरीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव, डेसिमल जिसे हम बोलते हैं, इस प्रणाली का वर्णन भी हमको कहाँ मिलता है, आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टीय। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ भी हैं, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना करी थी। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार कौन थे, ब्रह्मगुप्त। और धन्वंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता भी कहते हैं, तो भारतीय आयुर्वेद का पिता हम किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं धन्वंतरी को, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना करी थी। एक तो आपका महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। तो इन्होंने अपने नाम का उल्लेख थोड़ा बहुत हर एक रचना में किया है, भाष्य, भास्कर्य और भास्कर्य। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कुछ अभिलेख हैं, या आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें जो भी अभिलेख हैं बहुत ही कम पूछे गए आपके प्रीवियस एग्जाम में, लेकिन अगर आपको सेफ जोन में जाना है बिल्कुल 100%, अगर पीएचडी करनी है इतिहास के अंदर तो एक एक लाइन को आप लोग पढ़ सकते हैं। बट ये वनडे एग्जाम में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक। बाकी ठीक है, कहते हैं कि एग्ज़ाम एक जंगल के समान होता है, हथियार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम, सॉरी, शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम चीते के लेके चलो। न जाने कब किससे कहा मुलाकात हो जाए, क्या बोलोगे शेर को, एक्सक्यूज़ मी, हम तो भैया खरगोश का शिकार करने आए थे, क्या वो मान लेगा, नहीं ना, तो फिर थिंक अबाउट इट। चलिए आगे हम बात करते हैं। और हाँ, हो तो बहुत हो वरना कुछ ना हो, इस सिद्धांत पे प्लीज़ आप पढ़ाई मत करिएगा। एक एक लाइन आपको पढ़नी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऐसा मत करिएगा। स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, और क्या नहीं पढ़ना है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे करते क्या, सुबह से हम ढेर सारे वीडियो वॉच करते हैं, ये देखना है वो देखना है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता उनके। सो आप तेज़ घोड़े पर सवार होते हैं लेकिन लगाम उसके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। तो आपको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपने कितना आज सीखा इस वीडियो से। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कुल 29 गुफाओं में से गुफा नंबर 16, 17 और 19 से हमको किस
वंश की जानकारी मिलती है, तुमको मिलती है गुप्त काल की जानकारी। अजंता की खोज कब हुई थी? तो अजंता की खोज हुई थी 1819 में। ये खोज किसने करी थी? सर जेम्स अलेक्जेंडर ने। किसने करी थी? सर जेम्स अलेक्जेंडर ने। और गुफा नंबर जो आपकी 16 है, इसमें मणासन राजकुमारी का चित्र क्या है? अंकित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट गुफा संख्या 17 की। तो गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? जातक कथाओं का उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है। अजंता की गुफाओं के चित्र किस प्रकार के हैं? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। याद रखना, महायान और हीनयान दो भागों में डिवाइड हुआ था बौद्ध धर्म। उसके पीछे क्या कहानी थी? पिछला वीडियो अगर आपने देखा है हमारा, और जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे एक्टिव स्टूडेंट हैं, वो इस कहानी को हमको फटाफट टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। वीडियो को कर लीजिएगा पॉज, ठीक है? पॉज करिए वीडियो को और भेजिए फटाफट इसका राइट आंसर। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था, ठीक है? और कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? कालिदास जी को। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। कालिदास में जो एग्जाम में पूछता है कई बार, वो पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इनका नाम है कालिदास, ठीक है? इन्होंने एक रचना और करी थी जिसको हम कहते हैं कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। ये 4 रचनाएं, कोई नाम आपको अंडरलाइन करने हैं अपने बुक में, और यही चारों रचनाएं एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है? केवल 4 कम से कम याद करिएगा, बाकी आप चाहें तो ऋतु संहार, ये वाली पुस्तक, ये वाला ग्रंथ आप याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि विष्णु शर्मा, इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम है पंचतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षचरित, इसके लेखक कौन है आपके? बाण भट्ट। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना करी थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना करी थी, ठीक है? और बस यहाँ पे अगर आप चाहें तो सुद्रक भी कर सकते हैं अंडरलाइन अपनी बुक में। सुद्रक ने जो रचना करी थी, इस रचना का नाम था मृच्छकटिकम। फ्रेंड, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तो उसको शेयर करिएगा। पिछले वीडियो अगर आपने अब तक वॉच नहीं करे हैं तो वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी अगर आप एक बुक को तरीके से कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, कहने का अर्थ हमारा ये है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है? एग्ज़ाम में जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा पढ़ाई का, उसी का सिलेक्शन होगा। ना कि ढेर सारे वीडियो आप देखते रहते हैं सुबह शाम, लेकिन आप दिमाग में कितना जा रहा है, ना ही उसका रिवीजन करते हैं, ना ही उसको रिकॉल करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। थिंक अबाउट इट। तो चलिए, अपनी काउंसलिंग आप खुद ही कर लीजिएगा। सब बच्चे समझदार हैं, सब बच्चे 18 से ऊपर हैं, कोई 18 से नीचे तो होगा नहीं। अपना भला बुरा, करियर की सेफ्टी, कैरियर कैसे बनाना है, वो सब आपको अच्छे से मालूम होता है। ढेर सारे आप लोगों ने मोटिवेशनल वीडियो देख रखी है, मूवी देख रखी है, किसी को ज़्यादा अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है पढ़ाई से संबंधित, तो इस वीडियो के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं मुझको जो भी आपकी क्वेरी है, सर वो टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, वगैरह वगैरह, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ। धन्यवाद।